क्या शादी का वादा करके संबंध बनाना रेप माना जाएगा? अगर दो लोग कई साल तक अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में रहें और बाद में शादी ना हो पाए तो क्या लड़के पर रेप का केस चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर बहुत बड़ा फैसला दिया है। यह फैसला है दोस्तों अभी का 20 अप्रैल 2026 का। अभी का यह फैसला है पिछले महीने का, और इस फैसले को सुनाया है दोस्तों न्यायमूर्ति के.बी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति मनमोहन। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको केस के डिटेल के बारे में बता देता हूं कि दोस्तों एक्चुअल में मामला था क्या। तो दोस्तों यहां पे क्या हुआ था, महिला पहले से शादीशुदा थी, 2012 से अपने पति से अलग रह रही थी। 2017 में उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर दूसरी शादी के लिए प्रोफाइल बनाई। वहीं से आरोपी और महिला की बात शुरू हुई। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। आरोपी ने शादी की बात की, महिला ने कहा कि उसने आरोपी की बातों पर भरोसा किया। यानी दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई और धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ गए। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अब अपन बढ़ते हैं वीडियो की ओर और वो मैं आपको बताता हूं। उक्त कार्यवाही भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 2N यानी कि बार बार रेप करना, 377 तथा 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दायर आरोप पत्र चार्जशीट से उत्पन्न हुई। यह आरोप पत्र प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध दिनांक 9/2/2021 को दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। यानी कि दोस्तों यहां पे क्या हुआ, जो पीड़ित महिला थी उसने आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत क्या कराया, 9/2/2021 को एक FIR दर्ज कराई, ठीक है, आरोपी के ऊपर। शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार उसकी शादी वर्ष 1998 में के नामक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वर्ष 2012 में आपसी मतभेदों के कारण दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन वर्ष 2012 में आपसी मतभेद जो कुछ भी कारण रहा होगा उनके बीच में, उसके कारण अलग अलग रहने लगे। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के आधार बनी शिकायत में स्वीकार किया गया कि वर्ष 2017 में ही के साथ तलाक अंतिम रूप से होने से पहले शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने दूसरी शादी के लिए एक वैवाहिक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर विज्ञापन दिया तथा अपना प्रोफाइल बनाया। तो दोस्तों महिला का तलाक अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ था, फिर भी उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर दूसरी शादी के लिए प्रोफाइल बनाई थी। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि महिला स्वयं दूसरी शादी के लिए इच्छुक थी और नए रिश्ते की तलाश कर रही थी। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, शिकायतकर्ता का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने वैवाहिक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से उसका मोबाइल नंबर प्राप्त किया और उसके संपर्क में बना रहा। वह उससे प्रेम पूर्वक बातें करता था तथा वीडियो कॉल भी करता था। शिकायतकर्ता का कहना है कि अपीलकर्ता ने उससे विवाह करने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार दिनांक 17/10/2017 को अपीलकर्ता तुलजापुर आया जहां वह अपने पुत्र के साथ रह रही थी। महिला वह 2-3 दिनों तक शिकायतकर्ता के साथ रहा, घर के कामों में उसकी सहायता की तथा उसके पुत्र की देखभाल भी की। उसने शिकायतकर्ता से विवाह करने की बात भी कही। शिकायतकर्ता को यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने की प्रक्रिया में है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बातों पर विश्वास करके उसने अपने पति से तलाक ले लिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, आरोपी को महिला का नंबर मैट्रिमोनियल साइट से मिला। दोनों की बातचीत शुरू हुई, वीडियो कॉल होने लगी। आरोपी ने शादी की बात कही, महिला ने कहा कि उसने उस पर विश्वास किया। यहीं से दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ और शादी की संभावना पर बातचीत होने लगी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, नेक्स्ट उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शिकायतकर्ता का कहना है कि तुलजापुर में एक रात अपीलकर्ता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा अप्राकृतिक यौन संबंध भी स्थापित किए। शिकायतकर्ता यह स्वीकार करती है कि इसके बाद भी दोनों के बीच संबंध बने रहे और अपीलकर्ता 2-3 दिनों के लिए उससे मिलने आता रहा तथा उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित होते रहे। वे गुजरात के भुज स्थित एक होटल में 4 दिनों तक साथ भी रहे और वहां भी उनके बीच शारीरिक संबंध बने। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रही है, महिला ने कहा कि 17 अक्टूबर 2017 को, ठीक है ना, आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन उसी पैराग्राफ में यह भी लिखा है कि उसके बाद भी दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप चलता रहा। यहाँ पे लिखा है उनके बीच, यहाँ देखिए ध्यान से, 2-3 दिनों के लिए उससे मिलने आता रहा, उनके बीच शारीरिक संबंध गुजरात में बनाए, उसके बाद भी उनके बीच में शारीरिक संबंध चलता रहा। यहीं पर कोर्ट ने ध्यान दिया कि कथित घटना के बाद भी रिश्ता समाप्त नहीं हुआ बल्कि कई वर्षों तक जारी रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ नेक्स्ट में,
प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के अनुसार दोनों के बीच शारीरिक संबंध जारी रहे और वे सूरत के एक होटल में भी साथ रहे। आगे दिनांक 3/10/2020 को भी उनके बीच शारीरिक संबंध बने रहे और यह कई दिनों तक जारी रहा। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने प्रारंभ में 10,000 केवल 10,000 रुपये तथा कुल मिलाकर 2,50,000 केवल 2,50,000 रुपये अपीलकर्ता को हस्तांतरित किए। ऐसा किसका कहना है? तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कहना है महिला का। दोनों का संबंध लगातार चलता रहा। महिला ने आरोपी को 2.5 लाख तक पैसे भी दिए। यह दिखाता है कि दोनों के बीच केवल संपर्क ही नहीं बल्कि गहरा व्यक्तिगत विश्वास भी बना हुआ था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। यह कहा गया है कि दिनांक 6/2/2021 को जब शिकायतकर्ता सूरत आई और उसने रात में अपीलकर्ता को मिलने के लिए बुलाया तब वह नहीं आया। अगले दिन सुबह उसने पुनः फोन किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यह भी कहा गया कि सुबह अपीलकर्ता ने उसे सुमूल डेयरी रोड पर बुलाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह उससे विवाह करना चाहती थी लेकिन अपीलकर्ता के भाई ने कहा कि वह दोनों की शादी नहीं होने देगा और अपीलकर्ता ने भी विवाह करने से इनकार कर दिया। यानी कि जो दूसरी पार्टी थी, जो आरोपी था, उसने भी शादी करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 फरवरी 2021 को महिला आरोपी से मिलने गई। फिर शादी की बात हुई। आरोपी के भाई ने शादी का यहाँ पे विरोध किया। आरोपी ने भी शादी से इनकार कर दिया। यहीं से दोनों के रिश्ते में विवाद शुरू हुआ और मामला कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ। इसी समय शिकायतकर्ता दिनांक 8/2/2021 को महिधरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गई। उसने शिकायत में कहा कि अपीलकर्ता ने उससे विवाह करने का आश्वासन देने के बाद उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। यानी कि यहाँ पे कौन इनकार कर दिया? यानी कि जो आरोपी पक्ष था, ठीक है ना। 8 फरवरी 2021 को महिला पुलिस स्टेशन गई, शिकायत की कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर बाद में शादी करने से मना कर दिया। यानी एफआईआर का मुख्य आधार शादी का वादा पूरा ना होना था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ उसको देखते हैं। इसके पश्चात शिकायतकर्ता ने कहा कि अपीलकर्ता ने विवाह का वादा करके उसे बहलाया फुसलाया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिनमें जबरन यौन संबंध भी शामिल थे। इसी आधार पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376(2) बार बार रेप करना 300 तथा 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किया गया। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, महिला ने आरोप लगाया कि शादी का लालच देकर शारीरिक संबंध बना। इसी आधार पर रेप और अन्य धाराएं लगाई गई पुलिस के द्वारा। अब मामला केवल रिश्ते का नहीं रहा बल्कि क्रिमिनल केस में बदल गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय ने क्या कहा। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर किए जाने पर, यानी कि आरोपी पक्ष ने याचिका दायर की थी, उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण क्वेस याचिका को मुख्य रूप से 2 आधारों पर खारिज कर दिया। पहले दायर की गई निरस्तीकरण याचिका वापस ले ली गई थी तथा दूसरा, आरोपित अपराध ऐसे हैं जिनके लिए मुकदमे ट्रायल की आवश्यकता है। तो इन दोनों कारणों से उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ अपन उसको देखते हैं। अभिलेख और रिकॉर्ड का सावधानी पूर्वक अवलोकन यह दर्शाता है कि एक, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों को यह जानकारी थी कि वे पहले अलग अलग जीवन साथियों से विवाहित थे। दूसरा, शिकायतकर्ता ने उस समय जब उसका तलाक अंतिम रूप से संपन्न नहीं हुआ था एक वैवाहिक मैट्रिमोनियल विज्ञापन प्रकाशित किया था। तीसरा, यह स्वीकार किया गया है कि लगभग 4 वर्षों की अवधि तक दोनों पक्ष साथ यात्रा करते रहे और उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित रहे। 4, जिस शारीरिक संबंध को शिकायतकर्ता ने जबरन बताया वह दिनांक 17/10/2017 का था। 5, यह भी स्वीकार किया गया कि 17/10/2017 के बाद भी दोनों पक्ष साथ यात्रा करते रहे और उनके बीच शारीरिक संबंध बने रहे। 6, दिनांक 17/10/2017 की कथित जबरन यौन संबंध एवं अप्राकृतिक यौन संबंध की घटना के संबंध में 9/2/2021 तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात ये हो गई, कोर्ट ने 6 महत्वपूर्ण बातें नोट की। पहला, दोनों पहले से शादीशुदा थे। दूसरा, महिला ने तलाक से पहले मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाई। तीसरा, 4 साल तक रिलेशनशिप चला। चौथा, कथित घटना 2017 की थी। उसके बाद 5वां,
उसके बाद भी संबंध बने रहे और छठवां यहाँ पे FIR 2021 में दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं तथ्यों को पूरे मामले की नींव मान लिया। उसके बाद दोस्तों आगे क्या हुआ उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा मत है कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें विवाह के वादे के कारण अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया हो। दोनों पक्ष वर्ष 2017 से 2020 तक खुशीपूर्वक साथ रहे थे और उसके बाद उनके संबंध खराब हो गए। यानी कि 2017 से चालू हुआ जो 2020 तक, यानी कि 3 साल तक लगातार खुशी खुशी दोनों लोग साथ में रहे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट ने पूछा क्या वास्तव में आरोपी ने शादी के नाम पर धोखा दिया है या फिर दोनों अपनी मर्जी से रिश्ते में थे। यही सवाल पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके बाद देखिए, महेश डम्मूकरे बनाम महाराष्ट्र राज्य अन्य एवं अन्य मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित कहा था। क्या कहा था उसको अपन देखते हैं। शिकायतकर्ता ने यह दावा किया था कि अपीलकर्ता ने उससे विवाह करने का झूठा वादा करके उसकी सहमति के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस संदर्भ में यह विचार करना आवश्यक है कि क्या विवाह का झूठा वादा करना अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला से विवाह का झूठा वादा करके उसे धोखे में रखता है और उस कारण महिला के उसके साथ यौन संबंध स्थापित करती है तो यह तथ्य के संबंध में भ्रांति माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में महिला द्वारा दी गई सहमति कानून की दृष्टि में अमान्य हो सकती है। इस संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णय नैम अहमद बनाम राज्य NCT ऑफ दिल्ली 2023 का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली क्या बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि कोर्ट ने कहा यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी ने झूठा शादी का वादा करके महिला को धोखा दिया हो। दोनों 2017 से लेकर 2020 तक खुशी खुशी साथ में रहे, बाद में रिश्ता खराब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह फील्ड रिलेशनशिप था, फॉल्स प्रॉमिस वाला मामला नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे प्रतिवादी पक्ष की ओर से उठाया गया मुख्य विवाद यह था कि अभियोजन पक्ष की महिला ने यौन संबंध के लिए अपनी सहमति तथ्य के संबंध में भ्रांति के तहत दी थी। प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह मुख्य विवाद का विषय उठाया गया कि अभियोजन पक्ष की महिला ने यौन संबंध के लिए अपनी सहमति तथ्य के संबंध में सहमति भ्रांति के कारण दी थी, क्योंकि आरोपी ने उससे विवाह करने का झूठा वादा किया था और बाद में उससे विवाह नहीं किया। इसलिए ऐसी सहमति कानून की दृष्टि में वैध सहमति नहीं मानी जाएगी तथा मामला IPC की धारा 375 के द्वितीय खंड के अंतर्गत आएगा। इस संदर्भ में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आरोपी द्वारा झूठा वादा करने और वादा पूरा ना कर पाने में अंतर होता है। यदि यह झूठा वादा हो तो आरोपी का प्रारंभ से ही अभियोजन पक्ष के महिला से विवाह करने का कोई इरादा नहीं होता और वह केवल अपनी काम वासना की पूर्ति के उद्देश्य से विवाह का झूठा वादा करके उसे धोखा देता। वहीं दूसरी ओर यदि मामला केवल वादा पूरा ना कर पाने का हो तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने पूरी गंभीरता के साथ विवाह का वादा किया हो, लेकिन बाद में ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों या ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों जिनके कारण वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अतः प्रत्येक विवाह के वादे के उल्लंघन को झूठा वादा मान लेना और किसी व्यक्ति के विरुद्ध IPC की धारा 376 के तहत अभियोजन चलाना उचित नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें। कोर्ट ने कहा फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस अलग अलग चीजें हैं। हर टूटे हुए रिश्ते को रेप नहीं माना जा सकता। अगर शुरुआत से शादी का इरादा ही नहीं था तो मामला अलग होगा, लेकिन बाद में रिश्ता टूट जाना अपने आप में अपराध नहीं बनता है। उसके बाद दोस्तों देखिए अगले पॉइंट पे क्या हुआ। हम उच्च न्यायालय की इस दलील से भी सहमत नहीं हैं कि निरस्तीकरण क्वेस याचिका ग्राह्य नहीं थी, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वर्तमान मामले में पूर्व की याचिका गुण दोष पर किसी चर्चा के बिना वापस ले ली गई थी। इसके अतिरिक्त जब हमने तथ्यों की जांच की और पाया कि लगाए गए अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होते हैं, तब हमें यह उचित नहीं लगा कि केवल ग्राह्यता के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया जाए। हम यह बात इस मामले की विशेष तथ्यों और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं। तो ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी क्वेस पिटीशन भी सुनी जा सकती थी। हाई कोर्ट की यह बात सही नहीं थी कि पिटीशन मेंटेबल नहीं था। यहां पे ध्यान देने वाली ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रक्रिया की गलती सुधारी, फिर मेरिट पर फैसला दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उपयुक्त चर्चा के दृष्टिगत महाराष्ट्र राज्य के जिला उस्मानाबाद तालुका
तुलजापुर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुलजापुर के संबंध लंबित आरसीसी संख्या 328/21 की कार्यवाही निरस्त की जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, कोर्ट ने पूरी क्रिमिनल केस क्वैश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। कोर्ट को लगा कि उपलब्ध तथ्यों से आधार बनता ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या हुआ वो बताने के पहले मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा केस के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा केस दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पे हमारा केस था क्या। यहाँ पे देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपराधिक अपील संख्या 2026, विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 2260/2026 से उत्पन्न। यहाँ पे देखिए शैलेश भाई गोविंद भाई मकवाना अपील करता है बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य प्रतिवादी हैं। और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है, बहुत शानदार दोस्तों ये फैसला सुनाया है। जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना है वो आराम से पूरा जजमेंट पढ़ लेना, आराम से आप पूरा जजमेंट दोस्तों देख सकते हैं। बहुत बढ़िया जजमेंट है और बहुत बढ़िया जजमेंट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ उसको देखते हैं। अपील स्वीकार की जाती है तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के औरंगाबाद पीठ द्वारा आपराधिक आवेदन संख्या 2335/2025 में दिनांक 3/9/2025 को पारित विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। यदि कोई जमानत बंद पत्र लंबित है तो उन्हें भी समाप्त डिस्चार्ज माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया। तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, अपील को अलाउ कर लिया, बेल बॉन्ड समाप्त कर दिया, यानी आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह राहत मिल गई और केस खत्म हो गया। यानी कि जिसने अपील किया था वो केस जीत गया और दोस्तों जो उसकी जो महिला थी दोस्तों वो केस हार गई। तो दोस्तों ये बहुत शानदार फैसला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप शादीशुदा पुरुष और शादीशुदा महिला हैं, तो आप दोस्तों अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। 100% दोस्तों आपका काम हो जाएगा। इसके बाद चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को आम आदमी को इस फैसले से क्या फ़ायदा होगा थोड़ा वो बता देता हूं। तो पहला फ़ायदा ये है दोस्तों, हर शादी का वादा टूटने पर रेप केस नहीं बनेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से लंबे समय तक रिश्ते में रहे हों तो शादी ना होने से अपने आप रेप का अपराध नहीं बन जाता। कोर्ट ने कहा कि हर फेल्ड रिलेशनशिप को क्रिमिनल केस नहीं बनाया जा सकता। दूसरा पॉइंट ये था फॉल्स प्रॉमिस और फेल्ड प्रॉमिस में फ़र्क समझना। अगर कोई व्यक्ति शुरू से ही शादी करने का इरादा ना रखता हो और केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए झूठ बोले तो मामला अलग है, लेकिन अगर रिश्ता सच में था और बाद में किसी कारण बस शादी नहीं हो पाई तो हर बार रेप नहीं माना जाएगा। कानून झूठे वादे और टूटे हुए वादे में अंतर करता है। तीसरा पॉइंट था कि लंबे समय तक सहमति से बने संबंध को कोर्ट देखेगा। कोर्ट ने देखा कि दोनों लगभग 4 साल तक रिश्ते में रहे, साथ घूमे और संपर्क में रहे। अगर रिश्ता लंबे समय तक सहमति से चला है तो कोर्ट उस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या था, झूठे या कमजोर मामलों में राहत मिल सकती है। अगर रिकॉर्ड से अपराध बनता ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है। सिर्फ आरोप लगा देने से कोई अपराधी नहीं बन जाता, सबूत और परिस्थितियां भी देखी जाती हैं। पांचवा पॉइंट है महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए महत्वपूर्ण फैसला, बल्कि यह बताता है कि असली फॉल्स प्रॉमिस वाले मामलों और सामान्य रिलेशनशिप डिस्प्यूट में अंतर करना जरूरी है। कोर्ट ने कानून का संतुलन बनाए रखा ताकि ना तो पीड़िता के अधिकार प्रभावित हो और ना ही किसी निर्दोष को बेवजह क्रिमिनल ट्रायल झेलना पड़े। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कानून भावनाओं पर नहीं तथ्यों और सबूतों पर चलता है। हर टूटा हुआ रिश्ता रेप केस नहीं होता और हर शादी का अधूरा वादा अपराध नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, पहले देखो कि वादा झूठा था या सिर्फ रिश्ता टूट गया। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू।